हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आप आज मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि वी विल लर्न टुडे पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल। आइए सबसे पहले हम इनके वर्ड्स की मीनिंग को जानें, फिर उनकी हम पहचान को जानेंगे और उसके बाद देखेंगे उनके एग्जाम्पल्स कि किस प्रकार के सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। और ये जो हमारा पड़ाव है पास्ट टेंस के, हम 4 तरह के सेंटेंसेस सीखने हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा हम सीख चुके हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसके पहले वाले वीडियो में। और आज हम सीखेंगे वी विल लर्न टुडे अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। दिस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। मीनिंग हियर, पास्ट मीन्स भूत और टेंस यानी काल, तो ये हो गया भूतकाल। और परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण। यहां पूर्ण से तात्पर्य है कोई कार्य पूरा हो चुका है। आइए अब हम ये जानें कि पास्ट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार के वाक्य आते हैं। इनमें वे वाक्य आते हैं जिनका कार्य यानी जो भी घटना, जो भी कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ एवं भूतकाल में ही पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। उस तरह की अगर कोई घटना या कोई कार्य होने को यदि हमें बताना हो तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस के माध्यम से बताते हैं। मतलब इसमें जो कार्य है वह भूतकाल में प्रारंभ होकर भूतकाल में ही समाप्त हो गया। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हम अंग्रेजी सीख चुके थे। अब हम अंग्रेजी सीख चुके थे मतलब ये हमारे सीखने का कार्य भूतकाल में ही प्रारंभ हुआ और भूतकाल में ही कंप्लीट हो गया। मतलब ये हुआ कि वी हैड कंप्लीटेड इट अर्लियर, हमने इसको पहले ही पूरा कर लिया था। अब ये सेंटेंस में जो उसकी पहचान है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या हो चुका, कर लिया था, कर लिए थे, कर चुके थे। जैसे माँ खाना पका चुकी थी, हम बाजार जा चुके थे, वो मुझे बुला चुके थे, हम अपना कार्य समाप्त कर चुके थे, वे अंग्रेजी सीख चुके थे, वे जबलपुर पहुंच चुके थे। तो जब कोई कार्य हमारा पूर्ण हो चुका होता है भूतकाल में, उसे यदि हमें बताना होता है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस के माध्यम से बताते हैं। तो फिर से मैं एक एक बार आपको सारी चीजें, इसका नाम क्यों है, उसका अर्थ, उसके बाद में उसकी पहचान, फिर उसका एक एग्जाम्पल, और उसके बाद में फिर एक सेंटेंस का उदाहरण, और उसके बाद उसका फार्मूला यानी उसकी जो वाक्य की रचना किस प्रकार से होती है। यानी इंग्लिश का वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो उसमें किस प्रकार से वाक्य संरचना होगी, यानी शब्दों की बनावट किस प्रकार होगी। हमने पहले ही बता दिया आपको कि शब्दों की बनावट को ही टेंस कहते हैं। अगर शब्दों को बिखेर दिया जाए, उलट पुलट कर दिया जाए, तो वो मीनिंगफुल नहीं रहता, वो मीनिंगलेस हो जाता है, यानी उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो वास्तव में तर्कपूर्ण दृष्टि से यदि शब्दों की जमावट की जाए तो वह एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, यानी अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। और वो अर्थपूर्ण वाक्य आज हम सीख रहे हैं, और हम किस टेंस के अंतर्गत सीख रहे हैं, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान ये देखिएगा, नोट करिएगा इसको, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये हमने केवल एक उदाहरण स्वरूप आपको लिखा है। इसमें ये हुआ कि वे जा चुके थे या उन्होंने अपना काम कर लिया था, तो ये लिया, ये भी जो है शब्द यहां पर आ सकता है। वे सब्जियां खरीद चुके थे या उन्होंने सब्जियां खरीद ली थी। ये दोनों वाक्यों का आशय एक ही है, कहने के तरीके दो हैं। तो लिया था या चुके थे, ये दोनों एक ही पैराए में एक ही सेंटेंस की पहचान के रूप में आएंगे, और वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिएगा एग्जाम्पल, हम अंग्रेजी सीख चुके थे। अब इस वाक्य को हम 2 तरह से बोल सकते हैं कि हम अंग्रेजी सीख चुके थे या
हमने अंग्रेजी सीख ली थी। कहने का तरीका दो हो गया है, लेकिन आशय एक ही है। हम अंग्रेजी सीख चुके थे या हमने अंग्रेजी सीख ली थी। हमने आपसे चर्चा की है कि हम के लिए वी का यूज करते हैं और हमने के लिए भी हम वी यानी WEV का यूज करते हैं। इसमें जो ने आता है, हमने, तुमने, आपने, यानी हमने के लिए वी और तुमने के लिए यू और तुम के लिए भी यू और हम के लिए वी और हमने के लिए भी वी। तो ये जो ने होता है अंग्रेजी में, इसका अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम के लिए वी का यूज करते हैं और हमने के लिए भी वी का यूज करते हैं। ये बात अच्छी तरह से याद रखिए। इसी प्रकार से तुम के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं और तुमने के लिए भी हम यू का ही प्रयोग करते हैं। और एक एग्जांपल देता हूं आपको कि वह के लिए ही का प्रयोग होता है और उसने के लिए भी हम ही का प्रयोग ही करते हैं। वह के लिए ही और उसने के लिए भी ही। तो आइए देखते हैं ये सेंटेंस का हमारा सेंटेंस हुआ, हम अंग्रेजी सीख चुके थे या हमने अंग्रेजी सीख ली थी या हमने अंग्रेजी सीख लिया था। यानी यह कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ, भूतकाल में शुरू होने के बाद भूतकाल में ही समाप्त हो गया। काम की पूर्णता का एहसास पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। ये काम के कंप्लीट होने को दर्शाता है। ठीक इसके एग्जांपल देखिएगा, वी हैड लर्न्ड इंग्लिश। अब ये प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स जो है भाई, टेंस का नाम ही ये होता है कि आप शब्दों की बनावट कैसे करते हैं। शब्दों की बनावट यानी इसको आप अगर उलट पुलट कर देंगे तो ये मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा, यानी अर्थ नहीं निकलेगा। शब्द तो जहां के तहां इधर का उधर प्रयोग हो जाएगा, लेकिन वो अर्थहीन हो जाएगा। वो अर्थपूर्ण तब होगा जब आप इसको इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत रखेंगे। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट ही होना चाहिए, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या हेल्पिंग रूप के वर्ब के रूप में या सहायक क्रिया के रूप में यहां पर हैड का प्रयोग किया गया है। आपने अलग अलग टेंसेस में देखे थे कि कुछ टेंस में सब्जेक्ट तो यहां पर लिखे जाते हैं और हर सब्जेक्ट के साथ अलग अलग तरह की ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन अब आपको ये याद रखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस एक अकेला वह टेंस है जिसमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में केवल एक ही सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और वो हैड होता है। तो यहां हमें कोई टेंशन नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता, कोई याद रखने वाली चीज नहीं होती कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया आएगी, क्योंकि केवल यहां एक ही सहायक क्रिया यूज में आती है और वो है हैड। और ये कैसे किसके साथ होता है? ये केवल पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ होता है। तो जितने भी सब्जेक्ट यहां हम चेंज करते रहे, चाहे हम वी लिखें, आई लिखें, यू लिखें, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय फादर लिखें, बॉयज लिखें या गर्ल्स लिखें सब्जेक्ट के लिए, वो सभी के साथ में केवल एक ही प्रकार की या एक ही सहायक क्रिया आना है और वो है। तो ये हमारा बहुत टेंशन फ्री काम है पास्ट परफेक्ट टेंस का, कि यहां सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग में लाई जाएगी, वो उसका हमें कोई भी कंफ्यूजन या भ्रम नहीं होता। यहां तो तय है कि केवल एक ही सहायक क्रिया आएगी और वो हैड है। और ऐसा केवल एक ही टेंस में होता है और वो क्या है? वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब हम के लिए हमने वी का यूज किया, उसके बाद में सहायक क्रिया हमने लगाई और सीखना यहां की मूल क्रिया होगी। मूल क्रिया यानी ओरिजिनल वर्ब लर्न होता है, LEARN, लर्न यानी सीखना, लर्न यानी सीखना। अब इसका जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है वो सेम होता है, लर्नड, LEARNT, लर्नड। इसके दो प्रकार से बनते हैं, लर्नेड भी बनता है, LEARNED, यानी ED लगाकर भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। या ED नहीं लगाना है आपको तो इसमें एन के बाद टी लगा दीजिए, तो वो सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका बनता है, यानी पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का रूप लर्नड होता है। अब चूंकि हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करना है यानी पास्ट पार्टिसिपल को यूज करना है, तो हम उसको यहां पर यूज करेंगे।
उसके बाद ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश। अब देखिए, वी हैड लर्न इंग्लिश, यानी हम अंग्रेजी सीख चुके थे। अब किसी भी लर्नर का ये फर्ज बनता है, देखिए मैंने आपसे हमेशा कहा है कि वंस अ टाइम वी कैन लर्न इट, बट इफ यू वॉन्ट टू लर्न इट फॉर एवर, अगर आप इसको हमेशा के लिए सीखना चाहते हैं तो यू हैव टू मेक प्रैक्टिस एट होम फ्रीक्वेंटली। आपको बार बार उसका प्रयोग करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इफ यू विल मेक प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंटली, देन यू विल नेवर फॉरगेट इट। तो उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। ये लर्निंग प्रोसेस है, ये कुदरती कानून है, ये प्राकृतिक नियम है कि एक बार में किसी भी चीज में परफेक्शन नहीं आता। परफेक्शन तब आता है जब हम उसका रिपीटेडली उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो जब हम उसका प्रैक्टिस हमारी होती रहेगी तो देन वी विल बी एबल टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस अंडर दिस स्ट्रक्चर। वी विल नेवर कमिट एनी मिस्टेक वेयर वी विल यूज हियर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यहां पर यूज में लाया जाएगा। तो देखिए ये लर्न हुआ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या कुछ भी। अब यहां पर मैं अलग अलग सब्जेक्ट आपके सामने कह रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको अपनी कॉपी में नोट करके बेशुमार सेंटेंस बनाते चले जाइएगा। जैसे सबसे पहले हम आई का यूज करते हैं, तो आई के साथ भी हेड लगना है, वी के साथ हेड लग चुका है, ये देखा आपने। इसके बाद में काहे का यूज करेंगे, यू का, यू के साथ भी हेड, यू हैड लर्नड इंग्लिश, शी हैड लर्नड इंग्लिश। मेरा भाई अंग्रेजी सीख चुका था, तो मेरा भाई या भाई अंग्रेजी सीख चुका था, दोनों के लिए हमें यूज करना होगा माय ब्रदर। तो माय ब्रदर हैड लर्नड इंग्लिश। और मान लिया मेरे ज्यादा भाई है तो माय ब्रदर्स, तो भी सहायक क्रिया हैड ही आनी है, यानी इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है कि अलग अलग सहायक क्रिया आना है। केवल सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो या आई हो या यू हो या वी हो, सभी के साथ आपको हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स तो हमने पहले भी देखा है। We had learned English, she had learned English, my brother had learned English। लड़कियां अंग्रेजी सीख चुकी थी, गर्ल्स हैड लर्नड इंग्लिश। मेरा भाई अंग्रेजी सीख चुका था या मेरे भाई ने अंग्रेजी सीख लिया था। देखिए कहने का अंदाज ये हो रहा है, लेकिन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो एक ही होगा, वो ये होगा माय ब्रदर हैड लर्नड इंग्लिश। तो अब आपने यहां पर स्ट्रक्चर बना लिया। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको जो बॉक्स में बनाया है वो आपको इसे याद कर लेना है। ये सबसे पहले क्या यूज होगा भाई, सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो करने वाला है, आई, मैं, यू, वी, दे, वो, बॉयज, गर्ल्स, मोहन, सोहन, सीता, गीता, किसी भी तरह के सब्जेक्ट ले लें, सबके साथ आपको यूज करना है ऑक्सिलरी वर्ब हैड। उसके बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, ग्रामर का नाम है इसका पास्ट पार्टिसिपल। हम कहने सुनने की भाषा में या बोलचाल की भाषा में वर्ब का तीसरा रूप कह देते हैं, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में। यानी वर्ब फॉर्म से मतलब होता है रूप, यानी वर्ब तो एक ही है लेकिन रूप बदलते जा रहे हैं। जैसे कोई बच्चा अलग होता है, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं तो मैं आपके लिए टीचर हो गया। मान ली मैं किसी शॉप में चला गया तो मैं वहां पर खरीदार हो गया, शॉपर हो जाऊंगा। तो मैं व्यक्ति एक ही हूं, लेकिन जब मैं अलग अलग जगह जाकर अपने कोई रोल प्ले करता हूं तो मेरा जो रूप है, जिसको हम कहते हैं फॉर्म, वो अलग हो जाएगा। मान लीजिए मैं सफर करने गया तो मैं ट्रेवलर हो गया, यानी यात्री हो गया। तो इसी प्रकार से वर्ब है, वर्ब भी अलग अलग टेंस में अलग अलग रूप में जाकर प्रयोग में लाई जाती है। कुछ टेंस ऐसे होते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी लगा दिया तो ओरिजिनल फॉर्म तो वही होगा, लेकिन वो अब जो रूप बदलकर आईएनजी फॉर्म में चली गई। जैसे ट्रैवल यानी यात्रा करना, अब यात्रा किया तो ट्रैवल्ड हो गया, यात्रा कर चुका तो भी ट्रैवल्ड का यूज करेंगे सहायक क्रिया के साथ, और कर रहा है तो ट्रैवलिंग हो जाएगा, जबकि मूल क्रिया उसकी ट्रैवल है। तो ये रूप बदलता रहता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरा कैरेक्टर या किरदार जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा। जब मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने हूं तो टीचर हूं, जब मैं किसी
डॉक्टर के सामने चला गया तो पेशेंट हूँ, रूप मेरा बदल गया, वहां पर व्यक्ति एक ही है। तो वर्ब ओरिजिनल फॉर्म अलग होता है वर्ब का, लेकिन ये 5 रूपों में अपने अलग अलग रूप इख्तियार करता है। ये स्टूडेंट ने सीख लिया तो टेंस में उससे कभी गलती नहीं हो सकती। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें कई तरह के सेंटेंसेस आप बनाकर प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव यानी नकारात्मक। तो जो स्टूडेंट लगातार इन वीडियोस को देख रहे हैं वो मुझे अभी जवाब दे सकते हैं कि इसका नेगेटिव क्या होगा। तो आपका जवाब आएगा कि सहायक क्रिया के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। तो अब यहां पर एक सेंटेंस ये हुआ कि ये जो हेड है इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। यानी यही कि यही हमने आपको पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य भी बता दिया, सेंटेंस भी, और नकारात्मक भी। नकारात्मक सेंटेंस की पहचान ही ये है कि नॉट लगता है सहायक क्रिया के बाद, और हर टेंस की सहायक क्रिया अलग अलग होती है। यहां हेड है तो हेड के बाद लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस जो हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा वहां पर वाज और वर था। तो जब सेंटेंस बनेगा तो नॉट कहां लगेगा, वाज और वर के बाद लगेगा। लेकिन अगर हम उसको मूल उसकी अवधारणा ये लें तो मूल अवधारणा ये है कि किसी भी टेंस में अगर सेंटेंस को नेगेटिव यानी उसका नकारात्मक स्वरूप बनाना है तो आप सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे। और हर टेंस की सहायक क्रिया अलग अलग होती है। जब स्टूडेंट बार बार हर टेंस के इस स्ट्रक्चर को लर्न करते हैं, याद करते हैं, तो वो फिर ये बात को सीख जाते हैं। आइए इन सेंटेंसेस को हम देखते हैं कि कई तरह के सेंटेंसेस हम अपने पास बना सकते हैं। जैसे वह 8 बजे से पहले नहा चुका था। वह 8 बजे से पहले नहा चुका था। तो सेंटेंस होगा ही हैड टेकन बाथ। ही हैड टेकन बाथ बिफोर 8। उसने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी, या दे चुका था, या दिया था। ही हैड ऑलरेडी वार्न्ड मी। वार्न यानी चेतावनी देना, ये ईडी फॉर्म लग गया तो वार्न्ड हो गया इसमें। इसी प्रकार से ये सेंटेंस हो गया वह अजमेर जा चुका था। तो ये होगा ही हैड गॉन टू अजमेर। ही हैड गॉन टू अजमेर। और अगर हम सेंटेंस को लेंगे कि वह अजमेर जा चुकी थी, तो हमने यहां पर ही का यूज किया था, वह जा चुकी थी, फीमेल हो गया, तो हम यहां करेंगे शी हैड गॉन टू अजमेर, शी हैड गॉन टू जबलपुर, शी हैड गॉन टू नागपुर। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। दादाजी कहानी सुना चुके थे। ग्रैंडफादर हैड टोल्ड अ स्टोरी। अब ये कभी हम आपको और सेंटेंस बताएंगे कि टेल यानी क्या होता है। टेल यानी बताना होता है, से यानी कहना होता है, टॉक यानी बातचीत करना होता है, आस्क यानी पूछना होता है। तो ये कुछ ऐसे सिमिलर वर्ड्स होते हैं जो जिनका वर्ड हमें एप्रोप्रिएट यूज करना होता है। अंग्रेजी में एक चीज आती है यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी बहुत सारे कॉमन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है यानी संदर्भ है, संदर्भ बता देता है कि आपको सही वर्ड कौन सा यूज करना है। उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी उचित शब्दों का प्रयोग करना। बाज़ मर्तबा बहुत से लोग अलग अलग वर्ड्स को यूज कर लेते हैं जो कि एप्रोप्रिएट उसके नहीं होते, तो हमें हमेशा उचित शब्दों का यूज करना चाहिए। मैं उसे पहले से जानता था। आई हैड ऑलरेडी नोन हिम। आई हैड ऑलरेडी नोन हिम। तो आई हैड के बाद एक वर्ड जो है पहले से ही वाला हमने यूज किया वो ऑलरेडी है, लेकिन आप यहां पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म नोन, और उसके बाद में हिम यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो अब ये वर्ब की एक लिस्ट बना ली आपने कि कैसे जो 5 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के 5 रूप, ये याद रखिएगा। फॉर्म्स कह रहा हूं मैं तो उसका हिंदी में अर्थ आप रूप लीजिएगा, प्रकार नहीं लीजिएगा। रूप
फॉर्म्स यानी रूप, यानी ये बदलते रहते हैं। और वर्ब के रूप जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि प्रेजेंट टेंस जैसे नो यानी जानना, पास्ट टेंस न्यू यानी जाना, पास्ट पार्टिसिपल नोन KNOWN नोन जान चुका। अब इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये बात हमेशा याद रखिए कि मूल वर्ब में, मूल क्रिया में ING लग जाता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। तो नोइंग KNOW ING नोइंग, तो ये हो गए 4। 5वां जो हो गया है, ये मेरे पिछले वीडियो में आपको मैंने डिटेल में बताया है कि सिंगुलर नंबर ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का एक वचन। जिस प्रकार से नाउन होते हैं एक वचन बहुवचन, उसी प्रकार से वर्ब भी एक वचन बहुवचन होती है। फर्क इतना है कि हर वर्ब बहुवचन होती है, उसे एस आवश्यकता अनुसार एस या ES या IES लगाकर एक वचन बनाया जाता है। जैसे यू नो, अब यहां पर यू बहुवचन है तो नो बहुवचन हो गया। लेकिन अगर आपने कहा ही, तो ही के साथ नोज आएगा, यानी सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब प्लूरल। ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात थी। बहरहाल आप ये याद रखें, वर्ब के 5 रूप टेंस सीखने के पहले हम परफेक्ट कर लें, याद कर लें, लर्न कर लें। अगर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल यहां पर कह रहे हैं, अगर ये थर्ड फॉर्म हमें नहीं पता होगा कि लर्न का लर्नड होता है, गो का गॉन होता है, टेक का टेकन होता है, और इसी प्रकार से वॉच का वॉच्ड होता है। अगर ये वर्ड हमें नहीं मालूम होंगे तो फिर हम किसी भी सेंटेंस को अलग अलग टेंस में परिवर्तन करने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि वर्ब के रूप ही टेंस में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आज हमने सीखा पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव भी आप बेधड़क बनाइए, इसमें हेड के बाद नॉट लगाइए, बाकी प्लेसमेंट सेंटेंस का ज्यों का त्यों। वह अंग्रेजी नहीं सीख चुका था तो वह के लिए तो ही आ गया, फिर हमने ऑक्सिलरी वर्ब हैड लगाया, इसके बाद नॉट लगाइए, ही हैड नॉट लर्नड इंग्लिश। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में यू विल नॉट फील एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी। यू विल फॉर्म द sentences, you can form the sentences under this structure. You note down it like subject plus head plus third form of the verb and then object, and take so many verbs and take so many subjects and try to form different type of sentences. So we have completed here past perfect tense, पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको बताने का प्रयास करेंगे, या इसी का हम आपको इंटेरोगेटिव फॉर्म बताएंगे कि इंटेरोगेटिव फॉर्म कैसे बनता है। और वही रिपीटेशन होगा जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इंटेरोगेटिव फॉर्म में ऑक्सिलरी वर्ब को सामने रखते हैं। एक बार हम फिर इसकी चर्चा करेंगे। अगर फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जैसा आप चाहते हैं वीडियो में वैसा अगर कुछ आपको लेना है या मैं आपको दे सकता हूं तो आप प्लीज जरूर उसमें अपने कमेंट्स डालिएगा। मैं उस तरह से वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। आपने मुझे देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।